हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डॉक्टर शाहीन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट में नीट जीआरएफ क्वालिफाइड को कितना फ़ायदा है, पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को कितना फ़ायदा है और जो लोग नेट नहीं है उनको कितना नुकसान है, जो पीएचडी नहीं है उनको कितना नुकसान है। ठीक है, इस पोस्ट के लिए देखिए, कोई भी नॉलेज जो हम लोग गेन करते हैं, जो भी हार्ड वर्क करते हैं, वह कभी न कभी हमारा काम आ ही जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जितने सारे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकल रही है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो या हरियाणा की हो या मध्य प्रदेश की हो या फिर उत्तर प्रदेश की हो या फिर बिहार की हो या जो भी हो, मैक्सिमम स्टेट्स में जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जो भी वैकेंसीज आ रही है, उसमें आप देख रहे हैं कि नेट को मैंडेटरी अब किया जा रहा है। ठीक है, तो मुझे बड़ा हैरत होता है जब कोई स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि मैम हमने थर्ड कैटेगरी में तो क्वालिफाई कर लिया है पीएचडी एडमिशन के लिए, तो मैं पीएचडी में एडमिशन ले लूँ। तो ठीक है, आप पीएचडी में एडमिशन तो ले लेते हो, पीएचडी कर लेते हो, लेकिन अब देखो यहाँ पर आपका जब इस तरह की वैकेंसीज आती है तो आपको नेट भी मैंडेटरी हो रहा है। तो क्या आपका वो थर्ड कैटेगरी में जो आप क्वालिफाई किए थे पीएचडी एडमिशन के लिए, तो क्या कितना बेनिफिट हुआ? एक बेनिफिट आपके लिए होता है कि आपने बस पीएचडी कर ली, तब भी आपका एक जो है आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, उससे आप डिप्राइव रह जाते हैं। आपको हमेशा ये चीज़ अफसोस होता होगा कि काश मैं भी कर लूँ नेट जीआरएफ। ठीक है, तो इसलिए मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी मुझसे सजेशन लेते हैं स्टूडेंट्स, मैं सबको सजेशन यही देती हूँ कि आप नेट जीआरएफ जरूर करो। ये थर्ड कैटेगरी वाली जो चक्कर है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, इस पर मत जाओ, क्योंकि आप पीएचडी एडमिशन के लिए, पीएचडी थर्ड कैटेगरी में लाने के लिए आप पढ़ाई तो कर रहे हो ना, तो थोड़ा दुगना लेबर करो, थोड़ा दुगना हार्ड वर्क करो। ठीक है, जब कर ही रहे हो तो साथ साथ हो जाएगा, वरना एक एज हो जाने के बाद वो भी नहीं निकल पाता है कुछ नहीं। ठीक है, तो अब जो चेंजेस हो रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी पोस्ट है उसके लिए, जो रूल्स है हर जगह अब चेंज आ रहे हैं कि आपको नेट मैंडेटरी कर दिया जा रहा है, यानी कि नेट पीएचडी तो आप को होना ही है, यानी पीएचडी है तो और अच्छी बात है, लेकिन आपको नेट होना चाहिए। ठीक है, कुछ स्टेट्स है जो कि वहाँ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होती है, जैसे कि बिहार है, बिहार में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अभी तक नहीं हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वहाँ नेट से ही सिलेक्शन होता है। नेट और पीएचडी, या तो आपको पीएचडी जो है यूजीसी के रेगुलेशंस के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि यूजीसी के रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं पीएचडी करने के लिए, उसका भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। 2009 पीएचडी रेगुलेशंस क्या है, फिर 2016 पीएचडी रेगुलेशंस क्या है, फिर 2019 पीएचडी रेगुलेशंस क्या है, क्योंकि इनका रेगुलेशंस जो है टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं कि जो ऑप्शन आता है पीएचडी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के वैकेंसी के लिए, तो उसमें कैसे फील करें। ठीक है, तो मैं ये सब आपको बताऊंगी और इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये एक्चुअली जो पोस्ट है वह है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पटना, यानी कि ये BSU-SC लेगी। ठीक है, और ये कंट्रेक्चुअल पोस्ट पे है और इसमें जो नेट स्टूडेंट्स है उनको तो फ़ायदा है ही, जो नेट नहीं है तो वो इस फॉर्म को समझिए नहीं फिल कर पाएंगे, अगर पीएचडी है तो कर पाएंगे। ठीक है, तो या तो आप नेट हैं या तो पीएचडी है, दोनों में से अगर आप एक है पीएचडी, वो भी उसमें कुछ कंडीशंस है जो कि मैं आपको बताऊंगी। इसमें वो क्लियरली लिखे हुए हैं कि पीएचडी आप किस वे में आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और नहीं किया है तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये जो है इनका एप्लीकेशन का पोर्टल है वो 3 जुलाई जस्ट अभी 1-2 दिन पहले ही खुला है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है इसका। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जो है जुलाई तक ही है, बहुत कम टाइम इन्होंने दिया है, तो आप हरी अप करिए, जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड इंटीमेशन ऑफ इंटरव्यू है, तो वो जो है आपका 17 जुलाई से और 18 जुलाई तक का आपका यहाँ डेट दे रहा है। ठीक है,
उसके बाद आपका जो टेंटेटिव डेट्स भी दे रहा है आपका इंटरव्यू का, यानी कि सब कुछ आपको क्लियरली मेंशन किया गया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के आपका जो इंटरव्यू डेट है वो भी, फिर आपका जो कॉलेज अलॉट होगा उसका भी डेट, और आपका ज्वाइनिंग तक का भी डेट दिया गया है, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो टेंटेटिव पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट आपको इसी मंथ में आ जाएगी, यानी इसी मंथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इसी मंथ में जो है आपका इंटरव्यू का भी डेट है, इंटरव्यू भी देना है, और इसी मंथ में आपका जो है मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा, और अगस्त फर्स्ट वीक तक बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या, टेंटेटिव प्रेफरेंस ऑफ कॉलेजेस, यानी कि टेंटेटिव प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज का जो प्रेफरेंस है वो 30 जुलाई तक आपको मिल जाएगा। उसके बाद है टेंटेटिव फाइनल अलॉटमेंट, फाइनल अलॉटमेंट 18, यानी कि 1 अगस्त तक हो जाएगा फाइनल अलॉटमेंट। उसके बाद लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग, यानी कि 7/8/2026, यानी कि आपको 7 अगस्त तक आपको जो है लेटेस्ट आपका ज्वाइन कर लेना है। तो ये है आपका पहले ये जो डेट्स वगैरह हैं वो बता दी हूँ मैं आपको। फिर यहाँ पर है एडमिट कार्ड जो है, admit card for the interview will be available on Samarth portal. Candidates are advised to regularly check the portal using their login credentials, यानी कि आप अपना जो है एडमिट कार्ड भी आपका इसमें अवेलेबल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो कि आपको पोर्टल में लॉगिन करके आपको देखते रहना है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज है इसमें, वो आपको आगे मैं दिखाती हूँ। एज की बात किया जाए तो एज थोड़ा सा चेंजेस इन्होंने कर दिया है, ठीक है, यानी कि एज बहुत ही कम है यूजीसी के अकॉर्डिंग, यूजीसी के हिसाब से तो 55 एज है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, हालांकि इसमें बहुत ही कम है, जो कि हमारे हिसाब से भी इतना कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 50 तो कम से कम होना ही चाहिए अगर 55 नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज हैं जो कि गेस्ट फैकल्टी में या कंट्रेक्चुअल पे 20 ईयर्स पढ़ाते हैं, 25 ईयर्स पढ़ाते हैं, तो फिर वैसे लोगों को कहीं ना कहीं तो फिर ये इन मौका से उन्हें चुकना पड़ रहा है, तो काफ़ी कम एज है, यानी कि 43 ईयर्स तक जो है वो उनका, वो भी एज कब होना चाहिए 1/8/2026, यानी 1 अगस्त तक जिसका 43 ईयर्स एज हो जाता है तब भर सकते हैं, यानी उससे ज़्यादा है तो फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, यानी कि किसी के अगर 2 अगस्त भी अगर हो जा रहा है एज के हिसाब से 43 प्लस तो नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम जो है वो 21 ईयर्स है, ठीक है, और मैक्सिमम 43 है, तो ये हो गया आपका एज, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं क्या है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में, वैसे ही है जो यूजुअली होता है यूजीसी के अकॉर्डिंग कि आपको 55% जो है मास्टर्स डिग्री में होगा, और जैसा कि 5% रिलैक्सेशन होता है ओबीसी एससी एसटी को मार्क्स में, तो इसमें भी आपको दिया जा रहा है, यानी कि जो ओबीसी है या एससी एसटी है तो इनको 50% मास्टर्स में है तब भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी ये बात और भी है कि फिजिकली चैलेंज पर्सन्स ऑफ बिहार विल बी गिवन रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स एट मास्टर्स डिग्री, यानी कि जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल है उनको जो है 5% मार्क्स मास्टर्स डिग्री में रिलैक्सेशन मिलेगा। अब देखिए कि यहाँ पर नेट भी है, सो ठीक है। अब यहाँ पर है इन एडिशन द कैंडिडेट मस्ट हैव ईदर क्वालिफाइड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, यानी कि इन मास्टर डिग्री के अलावा क्या है कि नेट मैंडेटरी है, नेट क्वालिफाई होना चाहिए इस पोस्ट को फिल करने के लिए, जो कि यूजीसी CSIR के थ्रू होती है। फिर कैंडिडेट क्या है बीइंग अवॉर्डेड अ पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस of the UGC minimum standards and procedure for award of PhD degree regulations 2009-2016। अब यही regulations है PhD 2009-2016, इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कई बार कि PhD 2009 रेगुलेशंस क्या है, PhD 2016 रेगुलेशंस क्या है, या प्रेजेंट जो PhD रेगुलेशंस है उसमें क्या रूल्स चल रहे हैं, वो समझने में उन्हें कंफ्यूजन होती है। तो इसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ एक PhD रिसर्च मटेरियल के नाम से, हमारे चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, PhD
मटेरियल्स के नाम पे एक प्लेलिस्ट होगी, हमारे चैनल पे जाएंगे तो इसी लिस्ट में आपको ये वाली मिल जाएगा टॉपिक, पीएचडी रेगुलेशंस 2009 और 2016। बहुत अच्छे तरीके से हमने उसमें पूरा डाउट्स को क्लियर करके समझाया हुआ है उसमें काफ़ी डिटेल में, ठीक है। तो अगर उसमें दिक्कत है तो आप यहाँ वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ अब 2009-2016 रेगुलेशंस को समझाने में। Further, provided that the candidates registered for the PhD program prior to implementation of UGC regulations 2009 shall be governed by the provisions of then existing ordinance, bylaws, regulations of the institution। तो यहाँ पर मतलब ये कह रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट्स जो है वह नेट से एग्जेम्प्टेड भी हो सकते हैं, लेकिन उनका मतलब पीएचडी डिग्री इस फील्ड में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ये बता रहे हैं कि ये होना चाहिए, यानी कि पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड, यानी कि जो कैंडिडेट अगर पीएचडी क्वालिफाइड है तो उनका जो पीएचडी थीसिस है वह रेगुलर मोड में अवार्ड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग क्या कई तरीके से भी पीएचडी आजकल होने लगी है, ठीक है। कोई पार्ट टाइम भी कर रहा है, डिस्टेंस से भी लोग करने लगे हैं, तो रेगुलर मोड में आपका होना चाहिए। उसके बाद जो है पीएचडी थीसिस जो है, नेक्स्ट जो है पीएचडी थीसिस हैज बीन इवेल्युएटेड बाय एट लीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, यानी कि जो पीएचडी थीसिस है उसका इवेल्युएशन 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के थ्रू किया गया हो वो पीएचडी, ठीक है। वैसे भी जो रेगुलर मोड में पीएचडी होती है उसमें 2 इवेल्युएटर ही होते हैं, ठीक है। इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, यानी कि 1 इंटरनल होते हैं, 1 एक्सटर्नल होते हैं। जो इंटरनल होते हैं वो इनसाइड द स्टेट होते हैं और जो एक्सटर्नल होते हैं वो आउटसाइड द स्टेट होते हैं इवेल्युएटर्स, ठीक है। तो ये 2 इवेल्युएटर होना चाहिए, 2 एग्जामिनर जो कि आपके थीसिस को इवेल्युएट किया हो। एंड थर्ड जो कंडीशन है कि एन ओपन पीएचडी वाइवा वोसी ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन कंडक्टेड, यानी कि आपका पीएचडी वाइवा वोसी जो है वह ओपन हुआ होगा तब वैलिड है। ओपन इन द सेंस कि एनीबॉडी कैन प्रेजेंट योर पीएचडी वाइवा वोसी, यानी कि आपका पीएचडी वाइवा वोसी जो है पब्लिकली हुआ होगा, ठीक है, तब आपका वैलिड है। नेक्स्ट, द कैंडिडेट हैज पब्लिश्ड एट लीस्ट 2 रिसर्च पेपर्स, 2 रिसर्च पेपर आपका पब्लिश होना चाहिए फ्रॉम हिज और हर पीएचडी वर्क, यानी कि जो आपका 2 रिसर्च पेपर हो पब्लिश वह आपका कम से कम पीएचडी रिसर्च वर्क पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सारे पब्लिकेशंस है लेकिन आपके पीएचडी रिसर्च वर्क से रिलेटेड नहीं है, पीएचडी थीसिस पे नहीं है, तो आपका वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और एटलीस्ट 1 इज इन अ रेफरेड जर्नल, मैं ये भी आपको बताई हूँ, एक वीडियो भी बनाई रिसेंटली, मैंने शॉर्ट में भी एक वीडियो डाला था कि पीएचडी पब्लिकेशन का जो रिसर्च पेपर का जो क्राइटेरिया है उसमें क्या करना है पब्लिकेशन के लिए। तो आपका जो जर्नल होना चाहिए वो रेफरेड जर्नल होना चाहिए, उसमें आपका अगर एटलीस्ट एक रिसर्च पेपर है तो आपका काम चल जाएगा। फिर द कैंडिडेट हैज प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर्स बेस्ड ऑन हिज और हर पीएचडी वर्क इन कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स स्पॉन्सर्ड, फंडेड, सपोर्टेड बाय द यूजीसी CSIR, यानी कि और सिमिलर एजेंसी, यानी कि जो आपने पेपर प्रेजेंट किया, यानी कि पेपर प्रेजेंटेशन भी आपका हुआ होना चाहिए। अगर आपने पीएचडी रेगुलर मोड से की है तो उसमें से आपका जो पेपर है जो प्रेजेंट किया है आपने, तो वह कितने पेपर होना चाहिए? 2 पेपर्स होना चाहिए। और वो पेपर आपको ऐसे कॉन्फ्रेंस सेमिनार में प्रेजेंट किया होना चाहिए जो कि यूजीसी CSIR या ICSSR द्वारा स्पॉन्सर किया गया हो, तब वो वैलिड माना जाएगा। तो ये इनके इतने कंडीशंस है। अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है तो पीएचडी किए हैं तो आप इतने सारे कंडीशंस के थ्रू किए हैं तो अब आपका वैलिड माना जाएगा इस पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, एक और इनका है कंडीशन कि या नहीं तो PhD degree has been obtained from a foreign university institution with a ranking among top 500 in the world university ranking at any time, यानी कहते हैं कि अगर आपने रेगुलर मोड करी है
में पीएचडी की है और जो कंडीशंस हमने यहाँ पर आपको बताया है, इन्होंने दिया है, उसके हिसाब से आपने किया है तो ठीक है। अगर नहीं, उसके हिसाब से नहीं है, अगर आपने पीएचडी डिग्री किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से की है या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से की है जिनका कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आया हो, एट एनी टाइम कभी भी आया हो, तब आप वैलिड है, ठीक है, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब देखिए रिजर्वेशन भी है। रिजर्वेशन किन लोगों का है तो ये हम देख लेते हैं। रिजर्वेशन एक्चुअली जो बिहार का जिनका डोमिसाइल है उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस भी हम देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो ये समझ लीजिए सिलेक्शन कैसे है। तो यहाँ पर आपको जो है पीएचडी में 11 मार्क्स दिया जाता है। हालांकि मेरे हिसाब से बहुत कम मार्क्स है पीएचडी में, क्योंकि यूजीसी के हिसाब से आप 11 नहीं, एटलीस्ट 25 मार्क्स पीएचडी में देना होता है, ठीक है। लेकिन इनका रूल्स मैंने देख रही हूँ कुछ डिफरेंट है थोड़ा सा, तो ये पीएचडी में ये 11 ही रखा है। हालांकि यूजीसी के हिसाब से हम लोग कहीं पर 25 देखते हैं और ये 30 भी देखते हैं पीएचडी में, लेकिन यहाँ पर बहुत कम है आपका पीएचडी में मार्क्स, यानी कि इन्होंने पीएचडी और नेट को बराबर में तौल दिया, ठीक है। क्योंकि देखिए नेट का इन्होंने 8 दिया और ये जेआरएफ और पीएचडी दोनों को इन्होंने सिमिलर ही कर दिया, ठीक है। तो देखिए अगर आप तीनों हैं, यानी कि पीएचडी है, नेट है, जेआरएफ है, बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपका पूरा मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आप नेट हैं और पीएचडी है तो आपको थोड़ा सा मार्क्स कम हो जाएगा, क्योंकि जेआरएफ में थोड़ा ये ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं, ठीक है, 11 दे रहे हैं, तो ये 3 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि अगर आप नेट भी हैं, नेट जेआरएफ हैं, पीएचडी हैं, तो आपको पीएचडी का भी मिलेगा, नेट का भी मिलेगा, जेआरएफ का भी मिलेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे कंडीशन में इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ, तो ऐसे कंडीशन में आपको पीएचडी प्लस जेआरएफ का मार्क्स जुड़ेगा, यानी कि 11 + 11 यानी 22 जुड़ेगा। आपको नेट नहीं है, वहाँ पे नेट का नहीं देगा। अगर आप जेआरएफ नहीं है तो आपको 19 मिलेगा, यानी कि 11 है और 8 को आप जोड़ देंगे तो आपको 19 हो जाएगा। तो पीएचडी प्लस नेट है अगर, तो आपको 19 मार्क्स मिलेंगे। पीएचडी प्लस नेट प्लस जेआरएफ है तब भी आपको 22 है, यानी कि पीएचडी जेआरएफ, पीएचडी प्लस नेट प्लस जेआरएफ में यही बोली हूँ कि अगर नेट जेआरएफ है तो आपका नेट अलग से मार्क्स नहीं जुड़ेगा, पीएचडी प्लस जेआरएफ का मार्क्स जोड़ करके ये एपीआई में आपको देंगे, ठीक है। उसके अलावा इनका देख लेते हैं आगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में हमको जो है 80% से एबव है तो 26 है, 70 to 80% के बीच में है तो 23 है, 60 to 70% के बीच में है तो 20 है। इस तरह से ये इनका ये फॉर्मूला है, इसके हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फिर ग्रेजुएशन में आपको 80% एबव है तो 17 मार्क्स है, और 70 to 80% के बीच में है तो 15 है, फिर 60 to 70% के बीच में है तो 13 है। तो इस तरह से ये इनका कैलकुलेट है। इंटरमीडिएट में और ये मैट्रिक 10th में भी ये दे रहे हैं मार्क्स को परसेंटेज के हिसाब से 13/100, और मैट्रिक में जो है 10th में 10/100 के फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। तो अब देख लेना है आगे कि ये बता रहे हैं कि अगर आपका कोई भी जो क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन में 10th में या इंटरमीडिएट में 12th में, तो ये कहते हैं कि आपको जो सीजीपीए ग्रेडिंग मिला है तो आपको कन्वर्ट करके उसको परसेंटेज में ही देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ना, ये सीजीपीए आपको कन्वर्ट करके देना है, ठीक है। अब इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, तो इंटरव्यू प्रोसेस देख लीजिए। इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो है इनका टोटल 12 मार्क्स का है, यहाँ पे देख सकते हैं ना। टोटल एपीआई तो है ही, एपीआई के अलावा आपका ये है 12 मार्क्स का है, वो 88 उनका हो रहा है एपीआई, आप +2 है ना, तो ये टोटल 100 हो रहा है। तो ये 12 मार्क्स का ये इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू में ये 6 + 6 डिवाइड कर दिए हैं। 6 में ये जो है 6 मार्क्स का इनका होगा कि टीचिंग स्किल है कि नहीं फैकल्टी के अंदर, तो वहाँ पर जो भी फैकल्टी जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो उनको टीच करके वहाँ पे बताना है, टीचिंग देखेंगे कि कैसा स्किल है उनके पास टीचिंग स्किल, ठीक है। तो वैसे में जो एक्सपीरियंस टीचर है उनको बेनिफिट मिलेगा, जिन टीचर्स ने कभी पढ़ाया नहीं है उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, वो वहाँ पर नर्वस फील कर सकते हैं, काफ़ी एजिटेशन होती है क्योंकि बोर्ड होती है उसके सामने पढ़ाना होता है। तो अगर आपने नहीं पढ़ाया है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस वगैरह आप कर सकते हैं। वहाँ पर वीडियो भी बनेगी, मैंडेटरी है, शैल बी
a mandatory video recording, while maximum 6 marks shall be awarded बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विद द इंटरव्यू। यानी कि 6 मार्क्स तो जो है आपको टीचिंग बेस्ड में मिलेगा, आपको पढ़ा कर जो कुछ आप बताएंगे, जैसा आपको परफॉर्मेंस देंगे उसके बेस पे आपको मार्क्स मिलेगा। और 6 मार्क्स जो है वो आपका इंटरेक्शन विद द इंटरव्यू बोर्ड, यानी इंटरव्यू पैनल में जो वहाँ पर एक्सपर्ट्स होते हैं, जो क्वेश्चन पूछेंगे, आप जिस तरह से आप परफॉर्म करेंगे, जैसा रिस्पॉन्ड देंगे, वैसा ही आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरव्यू का। ठीक है, उसके बाद उसी हिसाब उसी बेस पे आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, फिर अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग उसके बाद आपको दी जाएगी। नो चेंज इन प्रेफरेंस, चॉइस शैल बी परमिटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस वंस द अलॉटमेंट इज डन। यानी कि जब एक बार आपको अलॉट कर दिया जाएगा कॉलेज, तब उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। ये यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं, दिखाकर बता रहे हैं। सो फेलियर टू ज्वाइन विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 7 days शैल रिजल्ट इन forfeiture ऑफ कैंडिडेट विदाउट एनी फर्दर नोटिस और राइट ऑफ अपील। यानी कि 7 दिन में आप 7 दिन के अंदर में ही फैकल्टी को ज्वाइन कर लेना है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, विदाउट नोटिस को, विदाउट एप्लीकेशन दिए अगर 7 दिन से ज़्यादा हो जाता है, तो हो सकता है उनका जो है जो पोस्ट है उस पोस्ट से उनको हटा दिया जाए, आई मीन उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे अगर कोई कंडीशन होता है किसी भी फैकल्टी के, हो सकता है किसी किसी के साथ सर्कमस्टेंसेस भी होती है, तो ये बता रहे हैं कि आपको ऐसे कंडीशन में क्या है कि नोटिस आपको एक देना है, लीगल नोटिस आपको देना पड़ेगा। और ऑफिशियल रूल भी है कि जो आपको डेट दिया गया उस डेट पर अगर ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको एक एप्लीकेशन लगा देना होगा सो कॉज का। ठीक है, सो टर्म्स एंड अपॉइंटमेंट जो है वो यहाँ पर क्लियरली लिख रहे हैं कि दैट इज प्योरली कंट्रेक्चुअल बेसिस एंड शेल बी वैलिड टिल द रेगुलर बैकलॉग अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी जब तक कि रेगुलर वैकेंसीज नहीं आ जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर की वहाँ, तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, लेकिन इनका जो ये वैकेंसी है ये कह रहे हैं कि दैट शैल रिमेन वैलिड फॉर 1 सेशन ओनली, क्योंकि यूजुअली कंट्रेक्चुअल में ऐसा ही होता है कि 1 सेशन के लिए आपका वैलिड होता है। नेक्स्ट सेशन के लिए वो फिर से क्या करते हैं कि फिर से एप्लीकेशन निकालते हैं, फिर से इंटरव्यू लेते हैं, तब जाकर होता है। अब देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट सेशन में क्या करते हैं, एक सेशन के लिए इन्होंने ये निकाल दिया है। ठीक है, और इन्होंने क्लियरली ये भी लिख दिया है कि इट इज क्लियरिफाइड दैट कंटिन्यूएशन इन सर्विस शैल नॉट बी ऑटोमेटिक एंड ईच एंगेजमेंट फॉर अ सब्सिक्वेंट टर्म शैल बी कंसीडर्ड अफ्रेश इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेंट हेयरिन। यानी कि फैकल्टी ऐसा ना सोचे कि हाँ हमारा ऑटोमेटिक नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, ये पहले से ही सब कुछ क्लियर लेकर चल रहे हैं कि आपको ऐसे फिर से फॉर्म अप्लाई करना होगा। अगर ये फिर से आपको कह रहे हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए या फिर से मौका देते हैं वहाँ वहीं बने रहने के लिए या इसी पोस्ट पे बने रहने के लिए, तो फिर उसके बाद ये रिम्यूनरेशन का ये बता रहे हैं कि द मंथली रिम्यूनरेशन फॉर द एबव सर्विसेज शैल बी इक्विवेलेंट टू द मिनिमम मंथली ग्रोस सैलरी बेसिक प्लस DA ओनली ऑफ अ रेगुलरली अपॉइंटेड प्रोफेसर एट द एंट्री लेवल। ये बहुत अच्छी बात है, यूजुअली ऐसा शायद हमने नहीं देखा था। ये मुझे लग रहा है शायद ऐसी पहली वैकेंसी है जो कि कंट्रेक्चुअल लेवल पे है, लेकिन आपको सैलरी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की है, प्लस में बेसिक प्लस DA भी दिया जा रहा है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जो भी है रिवाइज आपको एफिडेविट भी देना है। यानी कि एफिडेविट में आपको इन्होंने परफॉर्मा भी दे रखा है, उसमें परफॉर्मा के अकॉर्डिंग आपको एफिडेविट भरना है। सो एफिडेविट में आपको इस तरह से करना है, आई और आपका यहाँ पर फुल नेम है वो, और जो भी है फादर या सन या डॉटर वाइफ ऑफ डैड रिसाइडिंग प्लेस का नाम डालना है, और इसी तरह से आपका ये परफॉर्मा डाल के बनवा के देना है। वो इसलिए कह रहे हैं ताकि क्योंकि कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है, तो कल होकर किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट आप ना करें वहाँ, तो इस तरह से है ये क्लियरली। तो ये इस तरह से कॉलेज वाइज वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरी कॉलेज वाइज है, टोटल इन्होंने निकाल दिया है। ठीक है, सो यहाँ पर गाइडलाइन भी है कैसे कैसे फॉर्म भरना है, इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स भी है, आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। और इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ की रूल्स हैं, क्लैरिफिकेशंस भी डाले हुए हैं जो आपको रीड आउट करके फिर आपको फॉर्म भरने, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाने हैं। अगर आप वहाँ के डोमिसाइल को क्लेम कर रहे हैं, जैसे EBC को है या नॉन क्रिमिनल में, दैट यू हैव टू गिव द डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, राइट। सो दिस इज हेयर क्लियर. So I hope now it's clear.
ये है आपका पूरा ओवरऑल प्रोसीजर, अपॉइंटमेंट से एप्लीकेशन फॉर्म से लेके आपका ज्वाइनिंग तक है। ठीक है, थैंक यू।